हेलो बच्चों, मैं अमन सक्सेना आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति। 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो हमारे लिए ये स्थिति उत्पन्न होती है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिसके कारण एकमात्र व्यापारिक कंपनी ने भारत को अपना गुलाम बना लिया। भारत को गुलाम बनाने से पूर्व भारत में ऐसी कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न हुई थीं कि भारत इतना कमज़ोर हो गया कि एकमात्र व्यापारिक कंपनी द्वारा गुलाम बनाया जाना उसकी भाग्य में निहित था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हुआ था। औरंगजेब का निधन हुआ, डिक्लाइन। इस समय तक भारत के अधिकांश भाग पर मुगलों का शासन था, परंतु हम देखते हैं विभिन्न कारणों से 1750 तक आते आते मुगलों का पतन हो गया और मुगल भारत में मात्र एक सिंबॉलिक पावर, नाम मात्र की शक्ति बनकर रह गए। औरंगजेब के पश्चात औरंगजेब के 3 बेटे बहादुर शाह प्रथम, आजम शाह और कामबख्श के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह ने विजय हासिल की और भारत का सम्राट बना, परंतु 1750 तक आते आते वो भी एक सिंबॉलिक पावर ही रह गया था। तो यहाँ से स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जब मुगलों का पतन हुआ। जब मुगलों का पतन हुआ तब भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियाँ या क्षेत्रीय राज उत्पन्न हुए। क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ। इन क्षेत्रीय राज्यों को हम 3 भागों में विभाजित कर देख सकते हैं। सबसे पहला उत्तराधिकार अधिकारी राज्य। ये वे राज्य थे जिन्हें मुगल अधिकारियों के द्वारा, जो उनके दरबार में मंत्री आदि रहते थे, उनके द्वारा ही स्थापित किए गए थे, जैसे अवध, हैदराबाद और बंगाल आदि। दूसरे प्रकार के राज्य जिसमें हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं वो है विरोधी राज्य। ये वे राज्य थे जिन्होंने मुगलों का विरोध किया था। इनमें प्रमुख हैं मराठा राज्य, जाटों का राज्य और सिखों का राज्य। कुछ अपेक्षाकृत स्वतंत्र राज्य भी थे। इन्हें हम तीसरी कैटेगरी में रखते हैं, स्वतंत्र राज्य। इनमें प्रमुख हैं मैसूर, यहाँ के फेमस राजा हुए थे टीपू सुल्तान, केरल के राज्य और राजस्थान के राज्य जैसे आमेर आदि। अभी हम चलिए इन राज्यों की लोकेशन भी जान लेते हैं कि ये राज्य उस समय कहाँ कहाँ पड़ते थे। इन राज्यों की मुख्य स्थिति भारत के मैप पर यहाँ थी उस समय। ये गलत बन गया था।
यहाँ पर प्रमुखता राज्य जैसे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के नवाबों का शासन इस क्षेत्र पर था। यूपी में अवध में नवाबों का शासन था और रुहेलखंड साथ ही फर्रुखाबाद में अफगानों का शासन था। मथुरा और आगरा साइड में जाटों का शासन था। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, ये दिल्ली है, यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में मुगलों का शासन था। राजस्थान में छोटे छोटे राज्य थे जैसे आमेर, और इधर सिंध प्रांत में साथ ही सिखों के स्वतंत्र राज्य भी थे। सिखों को एक लंबी अस्थिरता के बाद ही सिखों का शासन पंजाब प्रांत में स्टार्ट हुआ था। उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक देखिए ये यहाँ पे पड़ेगा, तो उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र, इनको मिला करके और इसके गुजरात आदि इत्यादि के क्षेत्रों को मिला करके मराठों का शासन था। यहाँ पर हैदराबाद के निजाम का शासन था। कुछ समय तक उत्तरी तमिलनाडु में भी निजाम का शासन हुआ था, परंतु बाद में आगे चलकर यहाँ पर नवाबों का शासन स्टार्ट हुआ और उस समय इस क्षेत्र को कर्नाटक कहते थे, कर्नाटक। परंतु प्रेजेंट टाइम में अभी कर्नाटक राज्य इस क्षेत्र में है। उस समय कर्नाटक इस क्षेत्र को कहा जाता था और यहाँ पर मैसूर था, जिस पर टीपू सुल्तान का शासन हुआ करता था। वो आगे चलकर अगली क्लासों में हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये तो क्षेत्रीय शक्तियाँ उदय हुई थी। ये देख रहे हैं आप, इतने बड़े भारत में कितने राज्य थे, बहुत ही अधिक राज्य हो गए थे। तो ये राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मुगलों का जो क्षेत्र का पहले शासन था वो लगभग पूरे ही भारत में हुआ करता था औरंगजेब के टाइम पर। ये मराठा राज्य अगर यहाँ पे छोड़ दे थोड़ा सा तब। तो अब हम उस समय की राजनीतिक दशा पे बात करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया था कि मुगलों का पतन हो गया था और क्षेत्रीय शक्तियाँ उदय हुआ था। तो क्षेत्रीय शक्तियाँ ये साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा अधिक रखती थी और इनमें साम्राज्यवादी विस्तार नीति देखी जा सकती है। इसके कारण जो सीमा पर क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं, सीमावर्ती राज्यों में टकराव होता था। सीमावर्ती राज्यों में टकराव होता रहता था। ये आपसी संघर्ष में लिप्त रहते थे। साथ ही साथ राज्यों में उनके राजकुमार और उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा रहता था। जैसे हम हैदराबाद में आगे चलकर देखेंगे कि उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर डुप्ले ने बाजी मारी थी और हैदराबाद को दो भागों में विभक्त किया था। अलीवर्दी का वहाँ का शासक था। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और चौथी समस्या जो भारत में उस समय उत्पन्न हुई थी वो थी दरबारों में गुटबंदी थी। दरबारों में गुटबंदी की समस्या देख सकते हैं। विभिन्न मंत्री आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते थे और आपस में गुट बना लेते थे। 3-4, मान लीजिए 10 मंत्री हैं तो 2-2, 3-3 मंत्रियों का आपस में अलग अलग गुट बना हुआ रहता था और ये एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते थे। राज्य में अपनी स्थिति बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते थे। और साथ ही पांचवी जो सबसे कमजोरी थी वो थी हमारा सैन्य पिछड़ापन था। हमारे पास आधुनिक हथियारों की कमी थी जबकि यूरोपियन कंपनियां अपने साथ आधुनिक हथियारें, बंदूकें, तोपें आदि लेकर आए थे। पांचवी कमी थी हथियार और नौसैनिक पिछड़ापन। नौसेना आदि में पिछड़ापन। सैन्य पिछड़ापन में यहाँ पर जो सैनिक हुआ करते थे उसमें एक मुख्य सेना होती थी जो राजा के अंडर रहती थी और विभिन्न मंत्रियों को भी उसके साथ गुट में रहना पड़ता था। तो ये जो सेना होती थी वो राज्य के प्रति श्रद्धा ना रखकर मंत्री क्षेत्र
आदि के प्रति श्रद्धा रखती थी। इसीलिए कोई कोई मंत्री अत्यधिक पावरफुल हो जाता था तो वो राजा से विद्रोह कर कर अपना राज्य स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेता था। तो यहाँ पर एक प्रशिक्षित और एकजुट सेना नहीं थी। हमारे पास हथियार और नौसेना की भी कमी थी। और सबसे बड़ा कारण जो गिना जाता है उसमें आता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 1739 से 60 तक नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई आक्रमण किए। ये पश्चिम में इधर अफगानिस्तान में रहने वाले थे, तो यहाँ से ये उत्तर पश्चिम है, यहाँ से ये इन्वेजन करते हुए यहाँ तक आए, दिल्ली तक आए थे। तो इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया और विभिन्न छोटे छोटे गुटों में विभाजित राज्यों को तबाह कर दिया, जिनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। और मुगलों का पतन में इनका भी बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। साथ ही यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों में जैसे विशेषकर फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अत्यधिक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से लिप्त थी और व्यापार आदि के अतिरिक्त वो साम्राज्य को बढ़ावा देना उनका मेन मकसद यही था कि भारत से कर वसूल कर भारत की वस्तुओं को खरीदना। और साथ ही भारत में जो 7वीं कमी थी, भारत की दशा में जो 7वीं में समस्या उत्पन्न हुई थी, उसमें राजनीतिक एकता की कमी थी और राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। सभी अपनी क्षेत्रीय चेतना के प्रति रहते थे। जैसे कि मराठा राज्य में मराठा थे, हैदराबाद में हैदराबाद के निज़ाम आदि थे, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि में बंगाल थे, अवध में अवध की सेना थी। कोई भी संपूर्ण भारत के प्रति किसी में भी कोई श्रद्धा नहीं थी। सभी अपने क्षेत्रीय राज्य के प्रति ही आसक्त थे। और पुरातन काल से चली आ रही सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार भी था। यहाँ पर कंपनियों ने मौका देखा और भारत की दरबार के कई मंत्रियों को अपने भ्रष्टाचारी बनाकर उन्हें अच्छे लाभांश देकर अपने गुट में शामिल कर लिया और अंदर से खोखला करते चले गए। तो इन्हीं परिस्थितियों में यूरोपियन कंपनियों, विशेषकर फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनियों ने भारत को विभिन्न रणनीतियों और युद्धों से अपना गुलाम बनाया। आगे क्या हुआ और इन्होंने भारत को गुलाम कैसे बनाया, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट प्यारे स्टूडेंट्स।